कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कैंसर को समझने के लिए हमें इंसान की बॉडी के अंदर के मौजूद सेल को समझना होगा। हर दिन 330 बिलियन सेल हमारे बॉडी के अंदर मरते हैं और नया जन्म लेते हैं। जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ, संजय दत्त को कैंसर हुआ, तो कीमोथेरेपी करते वक्त भी वो एक्सरसाइज करते थे। इस लेवल का डेडिकेशन होना जरूरी है कैंसर से लड़ने के लिए। दुनिया भर में करीब 42% कैंसर केसेस प्रिवेंटेबल हैं और ये वो 5 चीजें हैं जो आपको करनी है अगर आपको कैंसर से बचना है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका डर लोगों को सबसे ज्यादा सताता है। क्वीन फिल्म में एक जाना माना डायलॉग था जहाँ पर लीड कैरेक्टर रानी कहती है, गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। गुप्ता अंकल ने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। ऑब्वियसली ये एक कॉमेडी सीन था, लेकिन बहुत से लोग के दिमाग में ये बात एक्चुअली में होती है। कई लोग ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी शराब नहीं पी, न कभी सिगरेट पी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी शराब पी, सिगरेट पी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर नहीं हुआ। सच बात यह है कि कैंसर अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अल्कोहल पीने के साथ अलग अलग टाइप के कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर और स्मोकिंग से लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग अलग कैंसर टाइप्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन कैंसर सिर्फ 16 प्रकार के नहीं होते, बल्कि 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे शरीर के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग डेफिनेटली 2 बड़े कारण हैं कैंसर के पीछे, लेकिन इसके अलावा भी कैंसर के बहुत से कारण हैं। क्या है ये कारण जिन्हें हटाकर आप अपने कैंसर होने का रिस्क कम कर सकते हो? एक्चुअली ये बीमारी कैसे काम करती है और क्यों इंसानों के लिए इतनी हानिकारक होती है, आज की इस वीडियो में कैंसर को गहराई से समझते हैं। अब मिलिए चिराग से। उसके पेरेंट्स ने उसका रूटीन चेकअप कराया तो पता चला कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था। एक टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलासेमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है। Was a random test by which we came to know that he is thalassemia major, and then the life took a turn. इसका मतलब था कि उसका शरीर हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं बना पा रहा है। थैलासेमिया एक इनहेरिटेंट बीमारी है, पर इसका कैंसर से क्या लेना देना? 2015 की एक स्टडी बताती है कि थैलासेमिया पेशेंट्स में कैंसर का रिस्क जनरली पॉपुलेशन के मुकाबले 52% से ज्यादा होता है। चिराग को हर 3 हफ्ते में ट्रांसफ्यूजन के दर्द से गुजरना पड़ता था। My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say, it's not like the beta. They also go for fever, something and all like that only. So he was very small, so okay mama, okay fine. पर उनकी ऐसी उम्मीद छुपी थी स्टेम सेल में। स्टेम सेल हमारी बॉडी के मास्टर सेल्स हैं जो किसी भी दूसरे सेल में बदल सकते हैं और ब्लड कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज में ये सेल्स डैमेज टिश्यू को रिपेयर करते हैं और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में सबसे जरूरी है। चिराग को उम्मीद मिली DKMS से, एक ऐसी रजिस्ट्री जो ब्लड कैंसर को खत्म करने का मिशन चला रही है। अब आते हैं गुप्ता अंकल के सवाल पर, कैंसर शुरू कैसे होता है? सोचिए कि हमारा DNA एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और जीन्स उनकी इंस्ट्रक्शन है। हमारी बॉडी में 3 तरह की सिक्योरिटी टीम होती है, जैसे P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड जैसा है, ये डैमेज सेल को ढूंढकर ठीक करता है। और दूसरी तरफ एपोप्टोसिस जो फिल्टर की तरह काम करता है। अगर सेल ठीक नहीं हो सकता तो ये जीन सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देता है। और एक होता है मैकेनिकल जीन, ये डैमेज्ड जीन को रिपेयर करता है। कैंसर तब होता है जब ये P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब हमारे अंदर का सिक्योरिटी गार्ड और मैकेनिकल खुद डैमेज ना हो जाए। इस जीन डैमेज को म्यूटेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे जीन्स यानी DNA या फिर RNA होते हैं। हमारा जीन, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बनता है। नाइट्रोजिनस बेस का भी 2 टाइप होता है, पहला प्यूरिन और दूसरा पायरामिडिन। प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। प्यूरिन का एग्जाम्पल है AG यानी एडेनिन गवानिन और दूसरी तरफ पायरामिडिन
पैरामिडिन में 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। इसका एग्जांपल है CUT यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। बेसिकली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में DNA पाया जाता है। DNA में ज्यादा कुछ नहीं, ATGC होता है यानी एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ हैं उसको कोड कहते हैं। अगर इसी कोड में मान लो AGT है, अगर T के जगह C आ गया तो वो कोड चेंज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसी चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं और इसी कारण से कैंसर फैलने लगता है। कैंसर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है कीमोथेरेपी। पर दोस्तों ये हथियार दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं कर पाता। ये पावरफुल केमिकल कैंसर सेल को तो मारता है पर साथ ही हमारे हेल्दी सेल्स पर भी हमला करता है और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस। कीमो हेयर फॉलिकल्स सेल्स पर अटैक करते हैं, इसलिए बाल झड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ डाइजेशन और इम्यूनिटी में भी अटैक करता है। इंटेस्टाइन और व्हाइट ब्लड सेल डैमेज होने से वॉमिटिंग और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जब संजय दत्त और युवराज सिंह को कैंसर हुआ उन्होंने हार नहीं मानी। संजय दत्त तो कीमोथेरेपी के दिन भी ट्रेडमिल पर 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे। इस तरह का डेडिकेशन रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कीमोथेरेपी से हेल्दी सेल्स मर जाएं, तो उन्हें रिस्टोर करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। ये ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। कुछ केसेस में इंसान के खुद के कुछ हेल्दी स्टेम सेल ही उनको दिए जा सकते हैं। ऐसे केस में इसे कहा जाता है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। पेशेंट की एक बाह से खून निकाला जाता है और एक एप्रेसिस मशीन में स्टेम सेल को यहाँ पर अलग किया जाता है और बचा हुआ खून को दूसरी बाह से वापस भेजा जाता है। कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है और इसके बाद उन स्टेम सेल को वापस दिया जाता है। कई केसेस में दूसरे डोनर की जरूरत पड़ती है क्योंकि पेशेंट की खुद की ही बॉडी में बोन मैरो की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, हेल्दी ब्लड सेल मिल नहीं पाते उसे। ऐसे केस में इसे कहा जाता है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जिस तरह ब्लड लेने के लिए डोनर के साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, इसी तरह स्टेम सेल को लेने के लिए मैच कराना जरूरी है आपका HLA टाइपिंग। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना ये जान लीजिए कि HLA इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आपके भाई या बहन के साथ आपका HLA टाइपिंग परफेक्टली मैच कराने का चांसेस 25% है। आपके पेरेंट्स के साथ ये कभी मैच नहीं कर सकता क्योंकि एक हिस्सा आपके एक साइड के पेरेंट्स से आया है, दूसरा हिस्सा दूसरी साइड के पेरेंट्स से। तो अगर भाई बहन के साथ कोई मैच ना निकले तो किसी अनरिलेटेड इंसान से आपको HLA टाइप मैच कराना होता है और ये परफेक्टली मैच होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम होता है। दुनिया में हर 1 लाख लोगों में से एक ही इंसान ऐसा मिलेगा जिसके साथ आपका HLA टाइप मैच कर रहा हो। कैसे ढूंढा जाए मैचिंग डोनर ऐसे केस में? यहाँ रोल आता है स्टेम सेल रजिस्ट्री DKMS का। ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टैगलाइन है हम ब्लड कैंसर को खत्म करके रहेंगे। ये अपना एक वर्ल्ड वाइड डाटाबेस बनाकर रखते हैं। इसी डाटाबेस में से ही चिराग की उम्मीद जर्मन डोनर रोमन सिमिस्की में मिली। रोमन एक प्रिसीजन मैकेनिक थे जो किक बॉक्सिंग पसंद करते थे। उन्होंने DKMS में अपना स्वैब सैंपल दिया था। 1 साल बाद पता चला कि उनका HLA टाइपिंग चिराग से मैच हो गया है। Das war mir jetzt nicht wichtig zu wissen an wen, sondern dass meine Spende jetzt ein Leben retten kann. स्टेम सेल हमारे बोन मैरो के अलावा हमारे पेरिफेरल ब्लड में भी पाया जाता है, यानी कि वो खून जो हमारे हार्ट, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में दौड़ता है। स्टेम सेल डोनेशन सुनने में अपने आप में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में सिर्फ 3 से 4 घंटे का एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। स्टेम सेल डोनेट करने के लिए आपके नजदीकी केंद्र में जाना होता है और आगे की जो बाकी प्रोसेस होती है वो ब्लड प्लेटलेट्स डोनेट की तरह एकदम सिंपल होती है। बस एक फर्क होता है, जब आपका खून आपके हाथ से निकाला जाता है उस खून को पहले एक मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर स्टेम सेल को अलग किया जाता है और फिर वही खून आपके शरीर में वापस भेजा जाता है। बेसिकली आपके ब्लड से सिर्फ स्टेम सेल निकाला जाता है और जो बाकी के खून होते हैं वो वापस आपकी बॉडी में भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को PBSC कहा जाता है, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल मेथड। और जैसा हम जानते ही हैं कि स्टेम सेल खुद से रीजनरेट कर सकते हैं, तो कुछ ही दिन के बाद बॉडी आराम से स्टेम सेल्स को रीजनरेट कर लेगी। कुछ इसी तरह रोमन ने स्टेम सेल डोनेशन के जरिए चिराग की जान बचाई। चिराग पूरी तरह से हेल्दी हो सका। चिराग ने ठीक होने के बाद रोमन को एक लेटर लिखा जिसे
उसे पढ़कर रोमन और उसकी वाइफ की आंख में आंसू आ गए। Als der erste Brief von Chirac ankam, waren wir alle überwältigt. Also bei uns sind wirklich alle Emotionen hochgekommen, Tränen sind geflossen. चिराग ने उन्हें अपना भाई, अपना हीरो कहा था लेटर में। रोमन ने कहा कि उनका खुद का एक छोटा भाई है जो एक्चुअली में चिराग की उम्र का है। इसी तरह से आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी किसी के लिए एक देवदूत बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स अगर रजिस्ट्रेशन करें तो हम ब्लड कैंसर को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप में से किसी को भी ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर नहीं है और ना कभी हो, लेकिन फिर भी आप अपना HLA टाइपिंग पता कर सकते हैं और इसे पता करके रखेंगे तो अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी, जैसे कि अपना नाम, अपनी उम्र, अपना एड्रेस। रजिस्ट्रेशन करने के कुछ ही दिनों बाद आपके घर में एक बिल्कुल फ्री स्वैब किट आ जाएगी। इस स्वैब किट में आपको मिलेगा 3 क्लीन स्टेरिलाइज्ड वोकल स्वैब्स एनवेलप, कंसेंट फॉर्म और एक इंस्ट्रक्शन शीट। इस इंस्ट्रक्शन शीट में दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपना स्वैब सैंपल लेना है। आपको बेसिकली अपने चिक में डालना होगा। इस सैंपल को साइन किए गए कंसल्टेंट फॉर्म के साथ उसी किट में दिए गए एनवेलप में बंद कीजिए और इस एनवेलप को स्क्रीन पर दिए गए तरीकों से रिवर्स पिकअप रिक्वेस्ट कीजिए। फिर आपका सैंपल का इस्तेमाल करके आपका HLA टाइप पता किया जाएगा और पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आपको DKMS की मेल आएगी जिसमें लिखा होगा, कांग्रेचुलेशन, आप वर्ल्ड स्टेम सेल डोनर के डाटाबेस में सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गए हो। अगर आप अपना HLA टाइप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए मेल में मैसेज कीजिए। इसके बाद आपका HLA टाइप किसी ब्लड कैंसर के मरीज के साथ मैच होने पर आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए कॉल आएगा। अब आते हैं जीन डैमेज के कारणों पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ सेल में इस तरह के जीन डैमेज हो जाते हैं? बेसिकली इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला है इनहेरिटेड म्यूटेशन। आप म्यूटेड जीन के साथ पैदा हुए हो। ऐसा यूजुअली तब होता है जब आपने अपने पेरेंट्स से इस डैमेज जीन को इनहेरिटेड किया है। कुछ केसेस में तब भी हो जाता है जब आप एम्ब्रियो में थे और वहाँ पर ये म्यूटेटेड जीन डेवलप हो गई। दुनिया में टोटल कैंसर केसेस में लगभग 5 से 10% कैंसर केसेस इनहेरिटेड म्यूटेशन जीन की वजह से होता है, यानी कि बचपन से ही ये जीन आपके अंदर होती है। दूसरा कारण है एज। आपके उम्र के साथ साथ जीन वियर आउट होने लगती है, इसलिए ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादातर कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं। कैंसर रिसर्च UK के इस रिपोर्ट को देखिए। 2017 से 2019 तक जो कैंसर के केसेस देखे गए हैं उनमें से 90% केसेस 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में देखी गई है। उम्र के हिसाब से 1 लाख लोगों में से कितने लोग को कैंसर होगा, ये इंसिडेंट भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे कर्व ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम इंसिडेंट 85 to 89 ईयर वाले इंटरवल में देखने को मिल रहा है। यानी 80 से 90 साल की उम्र में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीन डैमेज समय के साथ साथ बिल्डअप होता है। या तो आपकी यंग एज में ही डेथ हो गई डेंगू या मलेरिया की वजह से, या फिर आप इतनी लंबी उम्र जिए कि आप एक कैंसर पेशेंट बन गए। You either die from malaria or you live long enough to see yourself become cancer patient. इसलिए कैंसर की बीमारी डेवलप्ड देशों में ज्यादा देखने को मिलती है डेवलपिंग के मुकाबले, क्योंकि डेवलप्ड देश में बाकी और बीमारियां कम देखने को मिलती है और लोग लंबी उम्र जीते हैं। तो अफसोस की बात ये है कि जो 2 कारण मैंने आपको अभी तक बताए, इन दोनों कारण में आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो तीसरा कारण है इसको लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है लाइफ स्टाइल कॉज। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा की गई 2017 की इस रिपोर्ट को देखिए। अच्छी खबर ये है कि करीब 42% कैंसर के केसेस प्रिवेंटेबल होते हैं, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। करीब 19% कैंसर के केसेस जो दुनिया में लोगों को होते हैं वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होते हैं, 5.6% अल्कोहल की वजह से। तो ये बात तो क्लियर है कि सबसे पहले अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो अपने वेट को सही जोन में लाइए, क्योंकि ये देखिए 7.8% कैंसर के केसेस होते हैं ओबेसिटी के वजह से। तीसरा, यूवी रे रेडिएशन। करीब 4.7% केसेस यूवी रे रेडिएशन की वजह से होता है। सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस स्किन को पेनिट्रेट करके आपके डीएनए को डैमेज करती है, जीन डैमेज करती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। इसे अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि सुबह के
10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक बाहर मत निकलिए धूप में। ये वो समय होता है जब यूवी रे इंडेक्शन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा ये कि अगर आपको एक्चुअली में इस टाइम के बीच में बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी है। चौथा, करीब 5% कैंसर के केसेस होते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी और पुअर डाइट हेल्थ की वजह से। अपनी डाइट से प्रोसेस्ड खाना को और एडेड शुगर को बाहर निकालिए और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, होल ग्राम्स, बीन्स, मिल्क्स, एग्स ये सब शामिल कीजिए। सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि पैकेज्ड खाना मत खाओ, नेचुरल खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ और लोकल खाना खाओ। फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना काफी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करो जिनमें स्ट्रेचिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तीनों तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिर आता है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का एक एंगल, एयर पोल्यूशन और कई सारे पेस्टिसाइड जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। एयर पोल्यूशन तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका एक्सपोजर जितना हो सके उतना कम कीजिए। फिर आते हैं एक बहुत बड़े फैक्टर जो डेवलपिंग कंट्री में स्पेशली 20% से 25% कैंसर केसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है और ये कारण है वायरस। अलग अलग प्रकार के वायरस भी कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, HPV, जिन्हें बचने का एक बड़ा सा सिंपल सॉल्यूशन है। जो वैक्सीन डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड की जाती है उन्हें लेना जरूरी है। तो जो मैंने आपको बताया इससे सतर्क रहिए और कैंसर से डरना नहीं, लड़ना सीखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप गुप्ता अंकल जैसे लाखों लोगों को कैंसर की असली सच्चाई से अवेयर कर सकें। और ब्लड कैंसर के मरीज को बचाने का तरीका तो मैंने आपको बताया। आज ही जाकर DKMS में रजिस्टर कीजिए। ऐसा करने से आप लाखों ब्लड कैंसर के मरीजों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब कैंसर को क्योर करने के लिए वायरस को भी यूज कर रहे हैं, इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इस टॉपिक पर जल्द ही वीडियो आने वाली है। और आप घोस्ट या भूत में मानते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैं घोस्ट की सारी सच्चाई को एक्सपोज किया हूँ विथ साइंटिफिक एविडेंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।